गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका इस क्लास में। मेरी आवाज़ जा रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। आवाज़ मेरी जा रही है आप लोगों तक? ओके, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? टॉपिक याद है आपको? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और हमने डिस्कस किया था उनके अंतिम संस्कार की प्रथाएं क्या क्या थी। तो हमने देखा था कि वहाँ का जो समाज था या सिस्टम था, वहाँ का पॉलिटिकल मात्र सत्तात्मक था। मनोरंजन के लिए अनेक खेल खेलते थे वो लोग। फिर हमने अंतिम संस्कार में देखे थे जो चीज़ें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नहीं, तो मैंने कल इसीलिए नोट करवा के लिखवा दिया था लास्ट में कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कल मैंने नोट करके लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। मूर्तियां मिली हैं जिसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति है, उर्वरा की देवी की मूर्ति है, या पृथ्वी देवी उन्हीं को कहते हैं, या मात्रा देवी उन्हीं को कहते हैं। 3 नाम है उनके। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि महत्वपूर्ण उसके स्थल कौन कौन से हैं और वहाँ से प्राप्त कौन कौन से साक्ष्य हैं हमारे लिए, कौन कौन से साक्ष्य वहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक देख लेते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा, उसको देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, 2-3 पॉइंट इसमें हम लिखवाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 5 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट सर स्थलों के बारे में। सर जी मैम, बोलिए। ये न्यू चैप्टर है, जी मैम। ये नया तो मतलब चैप्टर है, नया चैप्टर है। हाँ हाँ, वही है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है, लेकिन नया ही मान सकते हैं हम। ओके, ओके। ये पतन कैसे हुआ? इतनी समृद्ध सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हुआ होगा कि एक लोग भी नहीं बचे वहाँ के, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस पे कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, तो इसलिए हम बात करेंगे। तो 5 मिनट का टॉपिक है ये। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट साइट्स पे आएंगे अपने सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है,
तो इसमें लिखते हैं सामान्यतः माना जाता है कि सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन सिंधु सभ्यता का पतन का कारण भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तथा बाढ़ से हुआ बाढ़। बाढ़ से हुआ। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या है? भूकंप है, जलवायु परिवर्तन है तथा बाढ़। ये सामान्यतः हम मानते हैं कि इनका पतन जो है भूकंप, जलवायु परिवर्तन तथा बाढ़ से हुआ। लिखते रहिए, लिख लिए उसको। इसी में लिखे परंतु कुछ विद्वानों के परंतु कुछ विद्वानों के मत भिन्न है। परंतु कुछ विद्वानों के मत भिन्न है। जैसे एक विद्वान है हमारे अभी जिसने ज्वाइन किया है उसके लिए 1 मिनट के लिए पीछे कर देता हूँ। यही हम लिखवाए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण भूकंप, जलवायु परिवर्तन तथा बाढ़ से हुआ है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे इतने को लिखवाए हैं। परंतु कुछ विद्वानों के मत भिन्न हैं। जैसे एक विद्वान है फेयर सर्विस, इनका नाम है। एक विद्वान है फेयर सर्विस। इनके अनुसार इस सभ्यता का जो पतन हुआ, वनों का कटाव, वनों का कटाव, संसाधन में कमी,
वनों का कटाव, संसाधन में कमी, और असंतुलन। और असंतुलन के कारण पतन। असंतुलन के कारण पतन। फेयर सर्विस ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? वनों का कटाव, संसाधन में कमी, मतलब रिसोर्सेस जो वहाँ मिलते थे, रिसोर्सेस में कमी, इस कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। मैंने ज़्यादा नहीं लिखवाया है, बस यही लिखवाया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ये हेडिंग है। बाकी सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण भूकंप, जलवायु परिवर्तन तथा बाढ़ से है। इतना लिखवाया है। फिर ऊपर लिखा है परंतु कुछ विद्वानों के मत भिन्न हैं, जिसमें आपके पहले विद्वान है फेयर सर्विस। इनका कहना है कि वनों का कटाव जो है, संसाधन में कमी, असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इसको? थोड़ा सा बैक कर दीजिए सर, आवाज जा रही है। देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण भूकंप, जलवायु परिवर्तन तथा बाढ़ से हुआ। फिर आगे लिखवाए हैं परंतु कुछ विद्वानों के मत भिन्न हैं, जिसमें नंबर 1 आपके विद्वान है फेयर सर्विस। इनका कहना है कि वनों का कटाव, संसाधन में कमी। संसाधन में कमी का अर्थ होता है कि वहाँ जो चीज़ें उपलब्ध थी उनकी कमी होने लगी। और असंतुलन, जब संसाधन में कमी होगी तो समाज में असंतुलन आएगा। विद्वानों के मत भिन्न, मत लिखा है सर ये? हाँ, भिन्न है, कुछ विद्वानों के मत भिन्न है, जिसमें फेयर सर्विस है। उन्होंने कहा वनों का कटाव हुआ जिससे संसाधन में कमी आई। संसाधन में जब कमी आएगी, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, 100 लोगों को चाहिए उसको, और 50 लोगों के लिए ही वो उपलब्ध हो पा रहा है, तो फिर और ये क्या समाज में असंतुलन तो फिर समाज में क्या आएगा? असंतुलन आएगा। हो गया सर। 100 लोग को चाहिए, 50 लोग के लिए उपलब्ध है अगर, तो समाज में असंतुलन की स्थिति बनेगी। इसी कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। एक है मार्टिन व्हीलर, नाम है इनका। दूसरे हैं मार्टिन व्हीलर। ये कहते हैं, मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता कहें चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कहें या कांस्य सभ्यता कहें, तीनों एक ही हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण था। लेकिन हमको पता है कि यहाँ से कोई युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसीलिए इनके इस तथ्य को हम
नहीं मानते हैं, लेकिन अब कहे हैं तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर युद्ध हुआ होता तो वहाँ युद्ध के साक्ष्य या अस्त्र शस्त्र इनके साक्ष्य मिले होते। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है? विदेशी आक्रमण था, ये मार्टिन मिलर ने कहा है। तीसरे हैं आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इनके अनुसार बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। किसके किसके अनुसार? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार तो ये काफी हद तक सही है। लिख लिया इसको। जी सर, हो गया। चौथा लिख लीजिए, 5 ही लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत विद्वान है, लेकिन बस इम्पोर्टेंट वाले हम लिखवाएंगे। एक आपके हैं आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। पांचवें हैं आपके गार्डन चाइल्ड हैं एक लोग। गार्डन चाइल्ड, इनके अनुसार आर्यों के आक्रमण से आर्य भारत आए। अब इनके बाद आर्य संस्कृति ही आएगी। आर्यों के आक्रमण के कारण पतन। इन्होंने क्या कहा? आर्यों के आक्रमण के कारण इनका पतन हुआ। लेकिन हम बस यही देखते हैं कि यहाँ युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, अस्त्र शस्त्र के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अतः हम इनके इस वक्तव्य को मानते नहीं हैं। फिर भी कहे हैं तो लिख लिए हैं। दो लोगों ने कहा है ऐसी बात। किस किसने कहा है? एक गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। दूसरे कौन है? अभी मैंने पीछे लिखवाया, बताइए। क्या सर? पीछे लिखा। दूसरे मार्टिन मिलर। दूसरे हैं मार्टिन व्हीलर, जिन्होंने कहा है विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। पतन। हम्म।
ठीक है, लिख लिया इसको। जी। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करने। नया नया टॉपिक, तो हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल व प्राप्त साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल व प्राप्त साक्ष्य। नंबर 1 इसमें लिखेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। हो गया सर। वर्तमान स्थिति इसकी देखते हैं। वर्तमान स्थिति वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत सिंध प्रांत पाकिस्तान लरकाना जिला है एक पाकिस्तान में। लरकाना जिला। इसकी खोज किसने की? 1922 राखलदास बनर्जी ने। इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने किया? राखलदास राखलदास। बनर्जी ने। इसकी मतलब खोज वर्तमान स्थिति की किस खोज करता या खोज करता लिख लीजिए आप लोग। खोज करता सर किस नदी के? जी मैम बोलिए, सुन रहे हैं। खोज मतलब कि वर्तमान स्थिति की नहीं नहीं, सिंधु घाटी
सभ्यता की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। ओके। नहीं, देखिए, सिंधु घाटी का प्रथम स्थल जो खोजा जाने वाला है वो तो हड़प्पा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है इसलिए इसको पहले लिखवा दिए हैं। उसको उसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हम्म, ये किस ये तो नदी के सिंधु किनारे है? घाटी की। सर एक सेकंड पहले आप रुकिए, आप मेरा क्वेश्चन सुनिए सर पहले। ये आपने जो हाँ, लिखवाया, बोलिए। ये क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ये है ना कि राखालदास बनर्जी ने की है या मोहनजोदड़ो की? मोहनजोदड़ो स्थान की खोज की है। राखालदास बनर्जी ने, और उसकी मतलब हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की दयाराम साहनी ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल की खोज राखल को क्या नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की है। ठीक है। ठीक है सर। ये किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो आपका? सिंधु नदी के दाहिने तट पे है ये। रावी नदी पे कौन सा है सिंधु। सर? हड़प्पा है। जी मैम। रावी नदी कौन सा है? हड़प्पा। हाँ हाँ, रावी नदी के किनारे है वो, साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे हड़प्पा है आपका। सिंधु नदी के जी दाहिने तट पे स्थित है ये। लिख लीजिए। जी। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। वर्तमान स्थित है सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लारकाना जिला है। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के तट के दाहिनी तरफ स्थित है। लिख लिया? जी सर, हो गया। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको मतलब मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा का हिंदी अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है और सिंधी का भाषा जो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, जो भी आप कह लें। अब यहाँ से प्राप्त साक्ष्य के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। तेरे। प्राप्त साक्ष्य, तो सबसे पहले इसमें लिखे भूकंप का सबसे सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना लिखिएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले मिला है विशाल अन्नागार, इसको लिखिए फिर हम बताते हैं। विशाल अन्नागार। स्नानागार भी तो है। स्नानागार।
इसे अन्नागार नहीं स्नानागार लिख लीजिएगा, सॉरी आज कुछ गलत ही हो रहा है। विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ से आपको एक विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई, स्नानागार इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 11.11.88 मीटर। इसकी चौड़ाई 11 पॉइंट क्या है सर ये? 88 मीटर। 11.88 मीटर। चौड़ाई है इसकी 7.01 मीटर। चौड़ाई इसकी कितनी है? 7.01 मीटर। गहराई है इसकी गहराई है 2.4 मीटर। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई 2.4 मीटर है। लिख लिया? जी सर। विशाल स्नानागार में लिखिए, इसके दोनों सिरे पर दोनों सिरों के तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां बनी हैं। एक पॉइंट इसी में और लिखिए, इसका फर्श जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है। इसका फर्श जो है इसका फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ है। बगल में कपड़ा बदलने का एक कमरा है। बगल में एक कपड़ा बदलने का कमरा है। इसकी लंबाई चौड़ाई याद कर लीजिए क्योंकि आता है ये एग्जाम में। ठीक है? जी सर। लंबाई चौड़ाई गहराई लिख लिया इसको? जी। लिखिए, स्नानागार का निर्माण संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए
धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया गया था। धार्मिक अनुष्ठान होता था तो लोग यहीं नहाने आते थे। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ उसको भी लिखते रहिए मोहनजोदड़ो से। मुद्रा पर नाव का चित्रण प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर नाव का चित्रण और क्या प्राप्त हुआ है? हांसे की नर्तकी की एक नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की नग्न मूर्ति कौन सी मूर्ति है सर नर्तकी की? नग्न मूर्ति, नर्तकी की नग्न मूर्ति हो गया सर। इसी में और लिखिए दाढ़ी वाले पुजारी की भी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। मैंने लिखवाया है आगे लेकिन यहाँ भी लिख लीजिए। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति लिख लिया। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, इसमें लिखिए श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। श्रृंगी पशु मतलब एक सींग मैंने वाला। लिखवाया है आगे कुबड़ वाले पशु। अच्छा जो पूरा। कुबड़ वाला सांड होता था उसकी मुद्रा यहीं से प्राप्त की हुई है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार। और एक महत्वपूर्ण चीज में प्राप्त हुई पशुपतिनाथ की मोहर, जो पशुपतिनाथ का मोहर है। अच्छा मोहर। पशुपतिनाथ मोहर। पशुपतिनाथ का मोहर। एक चीज इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट। किसी किताब में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। मलेरिया के मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
मलेरिया के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। लिख लिया? जी सर, हो गया। दूसरा देखते हैं। हड़प्पा। हड़प्पा, इसमें लिखते हैं सिंधु सभ्यता का खोजा जाने वाला, सिंधु सभ्यता का खोजा जाने वाला प्रथम स्थल है। सिंधु सभ्यता का खोजा जाने वाला प्रथम स्थल है। खोजकर्ता कौन थे इसके? दयाराम साहनी। राय बहादुर। दयाराम साहनी, राय बहादुर, दयाराम साहनी। कब की थी इसकी खोज? 1921। इसकी खोज कब की थी? 1921। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? इसकी वर्तमान स्थिति है पंजाब, पाकिस्तान में। साहिवाल जिला, साहिवाल जिला। मोंटगोमरी भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको भी लिख लीजिएगा। मोंटगोमरी। वर्तमान स्थित कहाँ है? पंजाब राज्य के पाकिस्तान में है। साहिवाल जिला, इलाका कौन सा है? मोंटगोमरी। इलाका कौन सा है? मोंटगोमरी। मोंटगोम। लिख लिया? जी। नदी कौन सी है यहाँ? नदी लिख लीजिए, किस नदी के किनारे स्थित है? नदी है आपका रावी। रावी नदी के बाएं तट पे है। बाएं तट पर स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा स्थान है।
हड़प्पा जो पाकिस्तान के पंजाब जिले के मोंटगोमरी में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये। यहाँ से हमको क्या मिला है? सबसे पहली बात नदी लिख ली आप लोग। जी सर, हो गया। विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है जैसे आजकल कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वैसे उस समय बना था अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। विशाल अन्नागार यहाँ मिला है। इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 45.71 मीटर। चौड़ाई है इसकी 15.23 मीटर। विशाल अन्नागार की लंबाई कितनी है? 45.71 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15.23 मीटर। लिख लिया इसको। जी सर, हो गया। इसमें लिखिए हड़प्पा में हड़प्पा में 6 कोठार, कोठार मतलब यही अन्नागार, 6 कोठार मिले हैं। अन्नागार आप लोग लिख सकते हैं। हड़प्पा में 6 कोठार मिले हैं। प्रत्येक की लंबाई जो है प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर तथा चौड़ाई जो है चौड़ाई इनकी है 6.09 मीटर। विशाल अन्नागार के अलावा भी 6 अन्नागार मिले हैं, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर है तथा चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य इसमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो मैंने बताया हुआ है। मातृ देवी की प्रतिमा, उनके बारे में बताया हुआ है कि उनके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इन्हीं को हम पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी कहते हैं। हड़प्पा के लोग इनको उर्वरा की देवी कहते थे। ठीक है। कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, ये भी लिखवाए हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम से लिख लेते हैं। कांसे की 15.22 मीटर है सर। 2-3 मीटर है, 2-3 मीटर, 15.23 मीटर। कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमको कांस्य का दर्पण, कांस्य का
दर्पण मिला है। मछुआरे का चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र, इसीलिए हम कहते हैं ये मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मछुआरे का चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है। माता देवी की प्रतिमा, कांसे की बैलगाड़ी, दर्पण और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ आपका हड़प्पा से। हो गया सर। दूसरा आपका है, तीसरा है आपका चौहंदड़ू। चौहंदड़ू इसकी इसके खोजकर्ता जो हैं, खोजकर्ता चौहंदड़ू की गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट अर्नेस्ट मैके, इन दोनों में इनका इसकी खुदाई की थी। अर्नेस्ट मैके कब किया था? 1931 में। 1931 में। ये कहाँ है? ये भी सिंध प्रांत में ही है। सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। चौहंदड़ू भी सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? नदी कौन सी है? सिंधु नदी ही होगी। सिंधु नदी। ये सिंधु नदी के बाएं तट पे है। बाएं तट पे। सर ये क्या अर्नेस्ट? अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैं मैके लिखा हुआ है। वही 1931। हाँ, 1931। वर्तमान स्थित है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है चौहंदड़ू? सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है ये। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। लिख लिया? सर ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ, हम सोचे तो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। अगले क्लास में मैं पीडीएफ से ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हैं तो लिखने में टाइम लग सर जाता है। मेरा बैग। अगली क्लास में सर मैं पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है? आप लोग सर एक पीडीएफ देख के मिनट पढ़ लीजिए, सर। क्योंकि लिखने में। सर जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। बैग कर दो थोड़ा। जी मैम। जो अभी आपने कराया उसे पैक करना। क्या करना है? पीछे कर दो अभी जो मतलब आपने। कर अच्छा दीजिए। अच्छा।
देखिए, चौंदड़ू खोजकर्ता गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके 1931। इसका वर्तमान स्थित है आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान। नदी कौन सी है? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से हो प्राप्त गया, साक्ष्य देख लेते हैं। हो गया सर। प्राप्त साक्ष्य, प्राप्त साक्ष्य देख लेते हैं यहाँ से। तो मनके बनाने के कारखाने हैं यहाँ पे। मनके मतलब मिट्टी के जो मृदभांड बनाए जाते थे, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना। एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटें एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। कुत्ते तथा बिल्ली के पंजों के निशान। कुत्ते तथा बिल्ली के पंजे के निशान भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, चौंदड़ों से। लिख लिया? जी सर, हो गया। रोशनी म्यूट कर लो, आवाज आ रही है तुम्हारी साइड से। लिख लिया कि नहीं बताइए? जी सर, हो गया। सर हो गया। इसमें और भी लिखिए थोड़ा। कांस्य गाड़ी यहाँ से भी प्राप्त हुई है। कांस्य गाड़ी। काजल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। काजल, काजल पाउडर, काजल पाउडर मेकअप के सामान जो हुए हैं। कंघा, कंघा, 3 घड़ियाल, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। ये आपके चौंदड़ों से प्राप्त है। चौंदड़ों की स्थिति कहाँ है इस समय, वर्तमान स्थिति?
सिंध बताइए। प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान। अभी आपका लोथल बचा हुआ है, कालीबंगा बचा हुआ है, रंगपुर बचा हुआ है, राखीगढ़ी है, आपका आलमगीरपुर है। तो आप लोग बताइए, पीडीएफ से पढ़ाएं हैं या ऐसे क्लास लेके लिख के पढ़ाएं? किससे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को? अगर पीडीएफ से पढ़ाना होगा तो हम 10 मिनट में क्लास ख़त्म कर देंगे। नहीं सर, 10 मिनट में मत कीजिए, ऐसे ही ठीक है। तो टाइम भी हो गया है, जी अगला सर। चालू सर करेंगे तो टाइम कल टाइम आप ओवर हो जाएगा। सर तो कल अगली टेस्ट क्लास में, लेकर अपलोड कीजिएगा। हाँ, हम टेस्ट जो है अभी तक जितना पढ़ाया हूँ जी जी, इतने का कर दीजिएगा। इतने का हम जो है टेस्ट बना देंगे। जो भी 40-50 क्वेश्चन बनेंगे कल अपलोड करवा देंगे मैम से कह के। जी ओके, सर। जी चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगले क्लास सर, में मिलते हैं फिर। टाइम बता दीजिएगा। कौन सा टाइम? इवनिंग का रखिएगा। हाँ हाँ, हम अपलोड करवा देंगे मैम से कह के, वो हम बता देंगे कि मैम इवनिंग में ही अपलोड करिएगा, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर।